हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को 20 to 30 मिनट्स में ख़त्म करने वाले हैं। पहले हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करेंगे और उसके बाद जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में पूछे गए थे 2021 जेई मेन के अटेम्प्ट में। ठीक है, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरी बात, लेक्चर देखने के दौरान आपके मन में कोई डाउट आएगा तो वो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प वाले मेथड से क्वेश्चन नंबर देखिए कमेंट में डाउट मत पूछना, क्योंकि जैसे जुलाई का क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे अगस्त का भी क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे तो एम्बिग्यूटी रहेगा। आप टाइम स्टैम्प बता देना, ठीक है। और लास्ट बात है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम वीडियो को सपोर्ट करे। जो खराब लगे तो डिसलाइक भी करो तब भी, लेकिन कमेंट में बताओ कि क्या खराब लगा, ठीक है। अच्छा लगे तब भी बताना क्या अच्छा लगा, ताकि उससे मोटिवेशन मिले और वीडियो जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, अगर एक्सेलेरेशन किसी चीज़ का जीरो है तो आप कंक्लूड कर सकते हो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा तो आप कंक्लूड कर सकते हो उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पे डबल एरो है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। अब इसको, ये वेक्टर इक्वेशन है तो इसको आप स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जिस भी डायरेक्शन के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट भी जीरो रहेगा, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए, सिमिलरली जेड के लिए, किसी भी डायरेक्शन के लिए वैलिड है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, वैसे फ्रेम्स जिनमें फर्स्ट लॉ वैलिड होगा उन्हीं को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, किसी भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स और उसका एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन लिखे तो ये आएगा, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं पार्टिकल लिखा हूँ, ये सिस्टम के लिए वैलिड रहेगा। अगर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स का एक्सेलेरेशन डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको जरूरत नहीं है उस चीज़ का, तो इस चैप्टर के लिए आप यहाँ पार्टिकल बोल सकते हो, ठीक है ना, या कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, है ना। तो अब ध्यान देना, आप सोचो कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब यहाँ पे बताया, तो अगर ये सुन के अजीब लग रहा है तो बेसिकली याद रखो अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, मोर और लेस, ठीक है। कुछ बोला नहीं जाए तो मान लेना अर्थ इनर्शियल फ्रेम है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ जो एक्सेलेरेट नहीं कर रही है उसको इनर्शियल फ्रेम मान लो। ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन 99.999% क्वेश्चन में काम आएगा। और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ एक्सेलेरेट कर रही होगी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक रोड है, रोड में एक कार है एक, ठीक है। कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है ना, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे इनर्शियल है। अगर इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो बोलेंगे नॉन इनर्शियल, ठीक है। ओके, थर्ड लॉ क्या बोलता है, फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर आपको सेकंड लॉ लगाना है, याद रखना सेकंड लॉ सिर्फ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही वैलिड है, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लगाना है तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। इस फॉर्म में लगाओगे तो, क्योंकि ये वाला फॉर्म एक्सप्रेशन सिर्फ वैलिड है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको बोल सकते हैं एक्सेलेरेटेड रेफरेंस फ्रेम से अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है तो इस फॉर्म में नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो उस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब एक्चुअली में तो फोर्सेस में वही जो आएंगे जो रियल फोर्सेस होंगे, है ना, जो एक्चुअली में लग रहे होंगे, है ना। कोई आपका इमेजिन फोर्स तो नहीं आएगा ना। लेकिन वही है, जब आप यहाँ पे गलती कर रहे हो कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन सेकंड लगा रहे हो जो कि सिर्फ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है, तो एक और गलती करना होगा आपको। वो गलती को बोलते हैं, ऐसा फोर्स अज्यूम कर लेना ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको सूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी सेकंड लगा सकते हो एक गलती करके। वो गलती क्या है, एक सूडो फोर्स आप अज्यूम कर लेना ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और सूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मास ऑफ पार्टिकल बीन ऑब्जर्व। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके ऊपर आप न्यूटन सा लगाना चाहते हो, उसका मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस कार में बैठ के कोई आदमी, कोई ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल ए को ऑब्जर्व कर रहा है या ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो मास ऑफ पार्टिकल ए लेंगे इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ दिस कार लेंगे और सामने में एक माइनस साइन पुट कर देंगे, उसको बोलेंगे सूडो फोर्स, ठीक है ना। तो वो एक नकली फोर्स एक्चुअली में एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती हम लोग ले रहे ताकि न्यूटन सेकंड लॉ जो कि सिर्फ इनर्शियल रेफरेंस में वैलिड है, नॉन इनर्शियल वैलिड नहीं है, वहां भी हम लोग लगा सकते हैं। मतलब दो गलतियां कर रहे हैं, दोनों गलती एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ठीक है। ओके, नॉर्मल फोर्स एक पुशिंग फोर्स होता है। पुशिंग फोर्स मतलब दो सर्फेसेस जो एक दूसरे पर नॉर्मल लगाएंगे वो एक दूसरे से दूर जाना चाह रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। इमेजिन करो जैसे यहाँ पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी इस तरफ फोर्स लगाएगा ताकि देखो ब्लॉक ए दूर जाना चाहे, जैसे मतलब रिपल्शन टाइप का फोर्स होता है, समझ लो नॉर्मल फोर्स, ठीक है। टेंशन जो होता है वो पुलिंग फोर्स होता है ना। पुलिंग फोर्स मतलब एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब टेंशन इन्हें रॉड जो होता है, ये स्ट्रिंग की बात कर रहा था मैं, रॉड में जो टेंशन होगा वो पुशिंग ही रहेगा, ठीक है ना। तभी आप रस्सी से बंधा हुआ कोई ऑब्जेक्ट को खाली पुल कर सकते हो, पुश तो नहीं कर सकते हो ना। वैसे ही यहाँ पे लेकिन रॉड से कोई चीज़ अगर अटैच है तो उसको आप पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे टेंशन का मतलब बता रहा हूँ मैं। सपोज पॉइंट ए पे आपको किसी ने कहा कि पॉइंट ए पे बेटा टेंशन 50 न्यूटन है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए से ऊपर वाला जो रोप का पार्ट है ना, वो पॉइंट ए के नीचे वाले रोप के ऊपर फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, और वो पुलिंग डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो देखो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट को अपने तरफ खींच रहा है 50 न्यूटन से, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को अपने तरफ खींच रहा होगा 50 न्यूटन से, ठीक है। ओके, अब याद रखना है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में दोनों फोर्सेस अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तो इनको नेट सम करके जीरो मत कर देना, ठीक है ना। जब इस ऑब्जेक्ट के बाद इस ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर रहे हो, एनालाइज करोगे, तब ये वाला फोर्स देखना है, और इस ऑब्जेक्ट को जब कंसिडर करोगे तब ये वाला फोर्स देखना है, ठीक है ना। ओके, अगर पूरे को कंसिडर करोगे तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको कंसिडर करोगे तो इसके ऊपर बस ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। वैसे भी किसी पॉइंट पे जब टेंशन आपको बोला जाएगा तो समझ लेना उसका डायरेक्शन कैसे चूज करना है डिपेंड करता है ना आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, ठीक है ना, किसके ऊपर किसका एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट में 50 न्यूटन बोला गया तो डायरेक्टली आप मत मान लेना ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है। ऊपर वाला रस्सी नीचे वाले रस्सी पे लगा रहा होगा 50 न्यूटन अपवर्ड, या नीचे वाला रस्सी ऊपर वाले रस्सी पे लगा रहा होगा 50 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बनाना है फर्स्ट और सेकंड लगाने से पहले, फर्स्ट या सेकंड लगाने से पहले। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त सपोज आप ऑब्जेक्ट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट ए लगा रहा होगा उसको मत इंक्लूड करना। बाय डेफिनेशन फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑब्जेक्ट ए पे जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे बस उसको ड्रॉ करना है, ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स लगा रहा होगा उसको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो बहुत सारे केसेस में यूजुअली क्या होता है, जो चीज़ें ए के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगी वो लोग ए पे फोर्सेस लगाएंगे एक्सेप्ट ग्रेविटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए के साथ क्या क्या कॉन्टैक्ट में है, बी है, सी है और ये रस्सी है, आदमी नहीं है, ठीक है ना। तो लोग यूजली सोचते हैं कि आदमी ए पे फोर्स लगा रहा है, नहीं, ये रस्सी, आदमी रस्सी को खींचेगा, रस्सी ए पे फोर्स लगा, ठीक है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग ये नहीं बोलेंगे आदमी ए पे फोर्स लगा रहा, हम लोग बोलेंगे रस्सी ए पे फोर्स लगा रहा। तो रस्सी के कारण ए पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, बी के कारण ए पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, सी के कारण कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और ये सरफेस जिसके ऊपर ए रखा गया है उसके कारण ए पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल, फ्रिक्शन, कैसा भी हो सकता है वो सब देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे तो खाली टेंशन रहेगा, बाकी तीन सरफेस में कॉन्टैक्ट के लिए हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए के ऊपर चार एजेंट्स कॉन्टैक्ट में वो लोग फोर्स लगाएंगे, सरफेस, सी, बी और ये रोप, ठीक है ना। और एक बार कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाले एजेंट्स को पहचान लिया उसके बाद खाली एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये अगर कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है, दो चार्जेस वगैरह इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी के अलावा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट में था, लेकिन 11th में यूजुअली उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पे लिबर्टी ले लिया, यहाँ पे यूजुअली लिख दिया, ठीक है। 99.9% प्रॉब्लम्स में आप यही देखोगे जो मैं यहाँ पे बोला। स्ट्रिंग विल ऑलवेज अलाइन पैरेलल टू जी इफेक्टिव, तो जैसे एक कार है ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वर्टिकल होता है क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू ही वर्टिकल है ना। जी इफेक्टिव को कैसे डिफाइन किया गया है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार, है ना। तो यहाँ पे कार का एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो है, तो जी इफेक्टिव मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और यहाँ पे पता है ग्रेविटी आपको तो पता ही है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो रस्सी भी वर्टिकल ओरिएंटेशन में, ठीक है ना। लेकिन अगर यही कार राइट की तरफ एक्सीलरेट करे तो अब जी इफेक्टिव निकालोगे तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार राइट की तरफ है, लेकिन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार तो लेफ्ट की तरफ है, तो जी और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार को आपको ऐड करोगे तो जी इफेक्टिव कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो वर्टिकल से लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा रस्सी, है ना। तो वो थीटा वगैरह निकाल सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप जी इफेक्टिव निकाल लोगे, उसके अलॉन्ग ही रस्सी अपने आप को ओरिएंट करेगा, जी इफेक्टिव निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टू अपोज रिलेटिव मोशन। अब यूजुअली लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, नहीं, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को या स्लिपिंग को अपोज करता है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में अगर स्लिपिंग हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, और अगर स्लिपिंग होने का सिर्फ टेंडेंसी है, अभी तक स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक जो फ्रिक्शन लगता है, स्लिपिंग होने के पहले जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट एक दूसरे पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, अगर एक्चुअली में उनके बीच में स्लिपिंग हो रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, सपोज आप ऑब्जेक्ट ए को राइट की तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है। तो अभी सोचो खुद क्या मतलब, अगर इमेजिन करोगे तो ए के रिस्पेक्ट में आपको क्या लगेगा, बी पे ऊपर बैठ के देखेंगे तो ए का टेंडेंसी किस तरफ है, ए का ये जो सरफेस है इसका टेंडेंसी राइट की तरफ जाने का है, तो बी ए पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगा, देखो फ्रिक्शन बाय बी ऑन ए, पीला एरो लेफ्ट, ठीक है ना। वैसे ए को राइट की तरफ खींच रहे हो, भले चलना स्टार्ट हुआ है कि नहीं उसका टेंशन मत लो, ए का जो लोअर सरफेस है ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, वो लोअर सरफेस किस तरफ स्लाइड होना चाहता है, राइट की तरफ, तो ग्राउंड ए के लोअर सरफेस पे लेफ्ट के, ओके। अब इस केस में जो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन हो सकता है यहाँ पे सिस्टम का, मतलब दोनों एक साथ
जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन चल सकते हैं एक साथ, है ना, विदाउट स्लिपिंग ऑन ईच अदर, वो होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी, स्टैटिक वैल्यू ऑफ दैट इनटू जी। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी इनटू जी। ओके ओके। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन बी के ऊपर अब पुलिंग फोर्स लग रहा है। तो अब देखेंगे तो ए के ऊपर अब बैठो, इमेजिन करके देखो, तो ए के सरफेस जो बी के कॉन्टैक्ट में है, बी आगे जाना चाहता है, ठीक है ना, तो ए बी के ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है ना। थर्ड लॉ के कारण बी ए पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, है ना। फिर से आप अगर बी को खींचोगे तो ए भी आगे पुल होने का टेंडेंसी रहेगा ना। अगर बी आगे बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है तो बी ए को भी आगे ले जाना चाहेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ये वाला फ्रिक्शन के कारण ए आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना, बढ़ना चाहता है ए आगे। तो ये जो सरफेस है ए का कॉन्टैक्ट में ग्राउंड के, उसके रिस्पेक्ट में ये सरफेस इस तरफ स्लाइड करना चाहता है, तो ग्राउंड जो है इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगा, ठीक है। एक्चुअली में स्लाइड करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये सब स्टैटिक है, चाहता चाहता में स्टैटिक हो जाएगा, और एक्चुअली में जब स्लाइडिंग हो रहा होगा दो सरफेस के बीच में तो काइनेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, वो 0 से लेके म्यू एस एन, एन है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। वैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन के पास एक ही वैल्यू हो सकता है जिसको म्यू के इंटू एन बोलते हैं। तो मतलब मैं बोलता हूँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज में एक्ट कर सकता है, 0 से लेके अपने मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन बस एक ही वैल्यू। फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड, अपना मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब लेफ्ट राइट कैसा भी लग सकता है ना। अगर दो सर्फेसेस ऐसे ऐसे के ये दोनों कॉन्टैक्ट में, अगर यहाँ पे लेफ्ट या राइट ही हो सकता है, यानी कि ये तिरछा लगने लगेगा, वैसा नहीं लगेगा। इसका मतलब सिर्फ ये लेफ्ट या राइट कैसा भी लग सकता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। मतलब पैरेलल टू द सरफेस ही लग सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में डिपेंडिंग ऑन आप कैसे, मतलब जिस तरीके से मिनिमाइज हो सके स्लिपिंग या प्रिवेंट हो सके स्लिपिंग, ठीक है ना। फ्रिक्शन का बस यही है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन पी स्क्वायर बाय आर। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सपोज कोई पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा है, कोई भी रैंडम पाथ है, तो यहाँ पे पार्टिकल का जो स्मॉल पार्ट कवर कर रहा होगा, वो स्मॉल पार्ट, स्मॉल पाथ का स्मॉल पार्ट, जो भी सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल का रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ऑफ कोर्स ये डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे स्मॉल पाथ जो होगा पार्टिकल का, वो जिस सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल का रेडियस को यहाँ पे लिख देंगे, है ना। किसी दूसरी जगह जाएगा तो दूसरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है, बन सकता है। एटी को डेफिनेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रेडियस का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा किस तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ। मतलब जो भी सर्कल आप बनाए थे ना, जैसे यहाँ पे भी देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो भी सर्कल का पार्ट है उस मोमेंट में उसका सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन में सेंटर की तरफ रहेगा। तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ ड्रॉ करोगे तो अलग अलग वेक्टर आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर तो कांस्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि वी स्क्वायर बाय आर रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो वी स्पीड कांस्टेंट। अनबैंक्ड रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड आप रख सकते हो, इतना रख सकते हो किसी कार का, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और उससे ज़्यादा कर दोगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी नॉन स्लिपिंग के लिए, जिसको सेफ स्पीड बोलते हैं, तो सेफ स्पीड की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकती है अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड मतलब जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। ओके, म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, आर क्या है आपका रेडियस जिस सर्कल में चल रहा है, ठीक है ना। वही कार का स्पीड अगर आप बैंक रोड पे निकालोगे जिसका बैंकिंग एंगल थीटा है, तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए कार का, मैक्सिमम स्पीड इतना होना चाहिए। यानी स्पीड ऑफ कार यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है अगर वो बैंक रोड पे चल रहा है, ठीक है ना। बैंक रोड सर्कल हॉरिजॉन्टल ही रहता है, लेकिन वो उठा हुआ रहता है, ठीक है, किसी एंगल पे रहता है। तो इस सर्कल में चल रहा है, सर्कल का रेडियस आर। इस आर रेडियस के सर्कल में चलने के लिए स्पीड यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी हो सकता है, तब तक वो स्लिप नहीं करेगा। इससे कम स्पीड हुआ तब भी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्पीड हुआ तब भी स्लिपिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 है तो आप बोल सकते हो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वही नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया। अब स्प्रिंग फोर्स होता है के टाइम्स डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग नापने के लिए न्यू लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ करना है। सपोज यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ कितने अमाउंट का, 2 सेंटीमीटर का, तो उसको यहाँ पे लिख दो। डिफॉर्मेशन का मतलब वैसे तो बस वही होता है, लेकिन मैं मॉड दे दिया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कंप्रेशन है तो डिफॉर्मेशन नेगेटिव है, एक्सटेंशन है तो पॉजिटिव है, इसलिए मैं मॉड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आप खाली देखना कितने मैग्नीट्यूड का उसमें डिफॉर्मिटी आया है, ठीक है ना।
वही स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ अगर 10 है और यहाँ पे इसका लेंथ 8 है या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया, तो डिफॉर्मेशन कितने को 3 का हो गया, ठीक है ना। तो नेचुरल लेंथ से लेंथ में कितना चेंज आया उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट टू दिस, इस कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अब स्प्रिंग बैलेंस रीड करता है स्प्रिंग फोर्स को, वैसे वेइंग मशीन रीड करता है नॉर्मल फोर्स को। किसी किसी क्वेश्चन में जी से डिवाइड करके ऐसे बताया है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई जी और नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई जी, वो भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। कंस्टेंट स्ट्रिंग का कंस्टेंट क्या होता है तो स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, है ना, अगर ये नॉन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो, ठीक है ना। तो अगर इस सेगमेंट का लेंथ L1 इस सेगमेंट में L2 है, तो L1 आप देख सकते हो, L1 को चेंज करने के लिए ये वाला पॉइंट तो इसमें मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिक्स है। लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग का ये एंड ऊपर जाएगा, तो इस सेगमेंट का लेंथ डिक्रीज हो रहा है विथ VA। तो dL1/dt में इस सेगमेंट इस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, और ये सेगमेंट ऊपर ये वाला एंड ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज करना चाहता है लेंथ को, तो -B है, ठीक है ना। वैसे इस सेगमेंट को देखेंगे तो अगर इसका वेलोसिटी आप नीचे माने हो तो इस वाले पॉइंट का तो वेलोसिटी का कोई इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन है लेंथ को चेंज करने में, लेकिन ये ऐसा चल रहा है कि सेगमेंट का लेंथ बढ़ना चाहता है VB रेट से, ठीक है ना। तो dL1/dt, L1 किस रेट से चेंज होगा, इस रेट से, L2 इस रेट से चेंज होगा, दोनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ रेट्स ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, हर जितने भी सेगमेंट है किसी एक स्ट्रिंग का, हर एक सेगमेंट का चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ लिख दो, सबको ऐड कर दो, तो पहला सेगमेंट, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेगमेंट है, एक सेगमेंट 2 सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट का रेट ऑफ चेंज इतना, L2 सेगमेंट का रेट ऑफ चेंज इतना, दोनों का सम करेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो सकता है, सेगमेंट्स के हो सकते हैं ना। ओके अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है आपको जैसा मानने मानो, आप दोनों को ऊपर मान सकते हो, याद रखना, आपको अगर पहले से नहीं पता तो आप दोनों को ऊपर मान लो, ठीक है ना। तो VA दोनों को ऊपर मानते तो VA इक्वल टू -VB आता है, मतलब समझ में आता है, अगर एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे जाएगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे अगर पुली का सेंटर ही मूव कर रहा होगा, तब आप इस सेगमेंट का देखेंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा, जो सेंटर अगर वेलोसिटी करेगा वही एंड पॉइंट्स भी करेंगे, है ना, ये दोनों पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में, ठीक है ना। तो अगर सेंटर VP से ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो है रस्सी का, ये भी VP से ऊपर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी VP से ऊपर जा रहा है, मान लो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट VP से ऊपर जा रहा है ये भी। तो यहाँ पे इस सेगमेंट का लेंथ को ये घटाना चाहता है, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर बढ़ाना चाहता है, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ में -VA लिखेंगे प्लस VP लिखेंगे, -VA प्लस VP। और इस सेगमेंट में देखेंगे तो VP बढ़ाना चाहता है, VB भी बढ़ाना चाहता है, तो VP प्लस VB, ठीक है। दोनों सेगमेंट का रेट ऑफ चेंज को ऐड करेंगे तो टोटल सम 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ये रिजल्ट आएगा, है ना। अब मैंने जो 2 एग्जांपल लिया, दोनों केस में 2 ही सेगमेंट्स इस स्ट्रिंग के दिखाया है, लेकिन 2 से ज़्यादा सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेहनत इतना ही करना होगा, ठीक है ना। 3 सेगमेंट होगा तो एक dL3/dt वाला टर्म भी आ जाएगा, उन तीनों को जोड़ेंगे इक्वल टू 0 कर, ठीक है। अब ये सब डायरेक्शन आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपका मन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो, ठीक है ना। बाकी फिर उसका टेंशन मत लेना, अपने आप जो अगर मैथमेटिक इक्वेशन सही लिखोगे तो रिजल्ट सही आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है एक ऑब्जेक्ट को किसी 30 डिग्री के इंक्लाइन को स्लाइड करने में, स्मूथ इंक्लाइन को स्लाइड करने में t सेकेंड्स लग रहे हैं, और अगर उस इंक्लाइन पिन को रफ कर दे तो α×t लग रहा है। तो आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा। स्मूथ वाले केस और रफ वाले केस का अगर डायग्राम बनेंगे तो ऐसा रहेगा, याद रखना, स्मूथ वाले केस में एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन g sin थीटा रहेगा, और रफ वाले केस में डाउन द इंक्लाइन g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू g cos थीटा, ठीक है। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाफ AT² लिख देंगे, और यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाफ AT² लिख सकते हैं। दोनों तरफ हाफ AT² लिखे तो याद रखना, सेकंड केस में जो टाइम लग रहा है वो α×T लग रहा है ना। फर्स्ट केस का हाफ AT² इज इक्वल टू सेकंड केस का हाफ AT², क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग म्यू का वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप ऐसा है, म्यू के का एक्सप्रेशन इतना है, थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया गया है, tan 30 हो जाएगा 1/, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि म्यू के का एक्सप्रेशन इतना आएगा, हमारा एक्सप्रेशन इतना है, दोनों कंपेयर करेंगे तो मतलब √x √3 के बराबर है, मतलब। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन पे स्लिप कर रहा है, ठीक है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन में ब्लॉक, अगर इस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट अगर a माने, और इस ब्लॉक का इस इंक्लाइन प्लेन पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो AR माने, तो हमें AR का वैल्यू पता कर। अगर कैपिटल M को देखें तो कैपिटल M पे लेफ्ट की तरफ देखो, ये ब्लॉक कैपिटल M पे नॉर्मल ऐसा लगा होगा, उस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना आ जाएगा, तो कैपिटल M पे लेफ्ट की तरफ इतना फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल M पे बस एक ही फोर्स लग सकते हैं क्योंकि ग्राउंड क्या है, स्मूथ है, ठीक है। अब यहाँ पे M का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो अलॉन्ग द इंक्लाइन M पे बस ये वाला फोर्स लगेगा, तो अगर रियल फोर्सेस देखते तो बस इतना लगता, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, M को बैठ के देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ठीक है। वेज में बैठ के देखेंगे तो वेज का एक्सेलरेशन खुद लेफ्ट की तरफ है, तो वेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगाएंगे, तो यही सूडो फोर्स है यहाँ पे M। इस सूडो फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन लेंगे तो इतना आएगा। अलॉन्ग द इंक्लाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन ही होने वाला है AR, जो हम लोग मान चुके हैं, ठीक है। तो AR का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दिस फोर्स डिवाइडेड मास करेंगे तो AR का वैल्यू मिल जाएगा। AR का वैल्यू इतना है। अब आप देखोगे तो आपको g sin थीटा तो पता है,
ठीक है, लेकिन ए नहीं पता, तो अगर ए निकाल लोगे तो ए आर मिल जाएगा, हमें ए आर ही पता करना है। अब इस स्मॉल एम के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस देखें, याद रखना स्मॉल एम पे रियल फोर्सेस बस 3 ही लग रहा है, नॉर्मल और एम जी, सॉरी 2 ही लग रहा है, नॉर्मल और एम जी, और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस इंक्लाइन प्लेन में बैठ के एम को देखेंगे तो नॉर्मल और एम जी के अलावा एक सूडो फोर्स भी लग रहा है एम ए, ठीक है ना। ओके, अब इसमें बैठ के अगर देख रहे इसको तो इसका वर्टिकल एक्सेलेरेशन हमें कितना दिखेगा, ए आर कॉस थीटा, ठीक है ना। और जो सूडो फोर्स है उसका तो कंपोनेंट नहीं आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है इस पे, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट इतना आएगा, और एम जी जो लग रहा है उसका तो वर्टिकल कंपोनेंट इतना ही आएगा। तो स्मॉल एम का वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस ऐसा रहेगा, ठीक है ना, इसमें बैठ के देखने के बाद। और इसका एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा हमें, क्योंकि हम लोग कैपिटल एम में बैठ के स्मॉल एम को देख रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन कैपिटल एम में बैठने के बाद ए आर था ना, ये तो इस तरफ है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन से लगाएंगे तो ए आर का वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो कि हो जाएगा ए आर ये साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब न्यूटन से लगाते हैं, नेट फोर्स लेफ्ट के तरफ टू मास इनटू इसका एक्सेलेरेशन कितना लेफ्ट के, यहाँ पे न्यूटन से लगा चुके हैं तो ये रिजल्ट आया। यहाँ पे न्यूटन से लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड इक्वल टू मास इनटू डाउनवर्ड 930 कितना होता है। कैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन है और आपको ए आर का वैल्यू पता करना है। अब अगर ध्यान दोगे तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ए आर भी नहीं पता आपको, नॉर्मल भी नहीं पता, ए भी नहीं पता, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ए आर निकालते हैं। यहाँ से एन का वैल्यू 2m आएगा, इस एन को यहाँ अगर पुट कर तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू इतना आ रहा है। पुट करने के बाद अब यहाँ पे स्मॉल एम बाय कैपिटल एम हमें पता है, स्मॉल एम क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 किलोग्राम और कैपिटल एम 16, तो 8/16 ए का वैल्यू आया ए आर के टर्म में। इसको ए का वैल्यू पुट करके जैसे एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई करें तो ए का आर का वैल्यू मिल जाए 3g/4 आ रहा है, तो ए आर का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एक कार जो है ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से, और इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। तो स्ट्रिंग जो है कार के अंदर की स्ट्रिंग लटका हुआ है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रिंग कितना एंगल बनाती है, स्ट्रिंग हमेशा ओरिएंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव, ठीक है। तो जी इफेक्टिव यहाँ पे निकाले अगर, तो जी इफेक्टिव क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ कार। अब कार का एक्शन 10 अपवर्ड है तो उसको 10 डाउनवर्ड कर देंगे, ठीक है ना, 10 डाउनवर्ड है। अब जो इंक्लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के 30 बना रहा है, तो ये भी, तो इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें अगर, जी तो यहाँ है 10, ठीक है, और ये इस तरफ बीच का एंगल कितना है 30, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसी को बोलेंगे जी, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ के वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट तो एकदम बीच में आएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला जो है इंक्लाइन के साथ, ये वाला जो लाइन है ये इंक्लाइन के साथ 30 डिग्री पे है और ये एकदम बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 बनाएगा। देखो एक्सटर्नल एंगल किसी ट्रायंगल के लिए क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, तो 30 + 15 इक्वल टू 45, तो जी इफेक्टिव जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, ठीक है। यानी जी इफेक्टिव 45 बना रहा है, मतलब स्ट्रिंग भी 45 बनाएगा। तो वर्टिकल के साथ एंगल पूछा है, तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 है तो जी इफेक्टिव जो है वर्टिकल के साथ भी 45 ही बना, आंसर क्या हो जाएगा 40। अगर सिस्टम को इस सिचुएशन से रेस्ट पे अगर रिलीज करे तो 8 kg ब्लॉक को ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 kg को ग्राउंड से टकराने के लिए कितना चलना पड़ेगा 0.2 मीटर, और क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे S = ut + हाफ a t²। तो यहाँ देख सकते हो टी का वैल्यू आराम से आ जाएगा 0.4 बाय एक्सेलेरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक का स्क्वायर रूट। तो हमें एक्सेलेरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक निकालना होगा, ये तो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब एक्सेलेरेशन निकालने के लिए यहाँ पे देखो कैसे अज्यूम करेंगे, अगर इस रस्सी में टेंशन टी है पॉइंट पे, तो रस्सी पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहता है, यहाँ भी टी टी, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर 2t ऊपर लग रहा है, देख लो 2t, और नीचे लगेगा mg, तो 2t - mg = अब यहाँ पे इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो मुझे उल्टा लिखना चाहिए, तो कुछ गलत नहीं होता, ऐसे भी लिखते तो नेगेटिव आया था एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड मान रहा हूँ मैं ए, ठीक है, इस ब्लॉक का ए, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स 8g माइनस अपवर्ड फोर्स = मास एक्सेलेरेशन, है ना। अब अगर ये ए से नीचे जाएगा तो ध्यान देना ये पुली का सेंटर भी ए से नीचे जाएगा, पुली का सेंटर अगर ए से नीचे जा रहा है तो ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट भी ए से नीचे जाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट भी ए से नीचे जाएगा, ठीक है ना। अगर इस सेगमेंट का बात करें तो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, इस सेगमेंट का लेंथ बढ़ रहा है इस रेट से, यहाँ पे देखेंगे तो इस सेगमेंट भी रेस्ट पे है, ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे है, तो इस सेगमेंट का लेंथ भी बढ़ रहा है ए के रेट से। अब दो सेगमेंट का लेंथ अगर बढ़ रहा है 2a के रेट से टोटल, तो जो तीसरा सेगमेंट है उसका रेट लेंथ घटना चाहिए 2a के रेट से, तभी तो पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा, ठीक। एक्चुअली में लेंथ नहीं चेंज होगा ए के रेट से, तो एक्सेलेरेशन है, लेकिन यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा, चाहे ए बोलो या बी बोलो, तो मैं ए भी बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे है। तो ये तीनों रेस्ट पे है, तो ये दोनों अगर नीचे जा रहा होगा ए से, ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, मतलब ये दोनों सेगमेंट का लेंथ अगर बढ़ रहा है तो इसका
टोटल लेंथ जो है इसका लेंथ जो है घटना चाहिए ना, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ताकि कांस्टेंट रहे। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अपवर्ड है। याद रखना ये जब नीचे जा रहा होगा तो ये कॉन्टैक्ट छोड़ चुका होगा, तो इसके ऊपर नॉर्मली लगाना है आपको। इसके ऊपर फोर्सेस क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स टेंशन है, डाउनवर्ड फोर्स 2 टू मास इनटू सेकंड वाले इक्वेशन से टी का वैल्यू आ जाएगा 4a + 2g। इसको अगर इस इक्वेशन में यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू g/4 आया है, उसको यहाँ पुट करें अगर 0.4 सेकेंड। यहाँ पे लोअर ब्लॉक को कितना मैक्सिमम फोर्स से खींचा जा सकता है ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ चले, ठीक है। अब अगर आप इसको सिस्टम ले, क्योंकि एक साथ चल रहा है तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम रहेगा, इसको सिस्टम ले तो 3 kg के सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस यही फोर्स लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड जो है ये स्मूथ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन a है तो F = m × a, ठीक है ना। F का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए a का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है थ्योरी में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर 2 ब्लॉक्स हो और नीचे वाले ब्लॉक को खींचा जा रहा है तो इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का म्यू इंटू म्यू का वैल्यू 0.5 तो हो जाएगा। क्वेश्चन में एक रॉकेट दिया हुआ है, रॉकेट का मास आपको दे दिया 1000 किलोग्राम। रॉकेट के ऊपर तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, एक थ्रस्ट फोर्स के कारण जाता है, क्योंकि रॉकेट गैस नीचे ढकेलता है तो गैस रॉकेट को ऊपर ढकेलता है, उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो रॉकेट के ऊपर डायरेक्शन में थ्रस्ट लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, रॉकेट का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यहाँ पे न्यूटन से लगाया गया। जो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू होता है ये हम लोग जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए याद कर लो थ्रस्ट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो रिलेटिव स्पीड इंटू dm/dt, किस रेट से रॉकेट से गैस बाहर निकल रहा होगा इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड जिससे गैस बाहर निकल, ठीक है। सबका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। वी आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 500, ये वी आर है। dm/dt आपको पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आपको दे दिया है। तो dm/dt का एक्सप्रेशन इतना है, वैल्यू पुट करें अगर तो आंसर आ जाएगा 60 किलोग्राम। यहाँ पे एक बैंक रोड में एक कार चल रहा है सर्कुलर मोशन में, और ये बैंक रोड का बैंकिंग एंगल 30 डिग्री है और ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। आप इमेजिन करो अगर कार अपना स्पीड बढ़ाते जाएगा तो उसका ऊपर स्लाइड करने का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो विदाउट स्किडिंग बोल दिया है तो मतलब अभी तक स्लाइड होने स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है विदाउट स्किडिंग मतलब जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आउटवर्ड है, क्योंकि इसका टेंडेंसी स्लाइड आउटवर्ड है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, है ना। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या रहता है, स्लाइडिंग को अपोज करना, एक्चुअल स्लाइडिंग या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। ये कार है, ब्लॉक मतलब कार यहाँ पे। अब इसके अलावा नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस ऑन द कार शुड बी इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स आएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा, म्यू एन का कंपोनेंट आएगा और mg का कंपोनेंट आएगा। तो सब अगर यूज करें ये 3 कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इस नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट ये एंगल आप निकालोगे तो 30 आएगा, तो n cos 30। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये एंगल निकालोगे तो 60 आएगा, दिस cos 60 यानी आप cos 60, ठीक है, यानी sin 30, और mg तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। अब ये तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए वर्टिकल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे लिख दिए। इसको सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10.2 इंटू 10 की पावर, आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पे खाली ध्यान देना है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से आपको पता चल गया कि दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आउटवर्ड, ये मैक्सिमम स्पीड है। इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा लिमिटिंग लग रहा होगा, लिमिटिंग वैल्यू लग रही होगी, मतलब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया, नॉर्मल पता है, mg पता है, नेट फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0। यहाँ पे कहानी बहुत लिखा गया, बेसिकली ये 4 चीज़ जो है ये पूरा का पूरा एक साथ नीचे जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ये दोनों फोर्सेस ही लग रहे होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, न्यूटन से लगाएंगे तो mg माइनस n इक्वल टू, यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस a, वैल्यू पुट करते हैं m मतलब मास ऑफ दिस कंप्लीट थिंग, तो इसका मास है स्टील ब्लॉक जो है, ये चीज़ स्टील ब्लॉक 10 kg का था, और साथ में यहाँ पे बाकी 4 चीज़ जो है, बाकी 3 चीज़ 20 kg का है, तो 20 20 20 60 प्लस 10 70, वैल्यू पुट करने का 686 न्यूटन। मतलब रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ऊपर की तरफ स्लाइड कराया गया, 30 डिग्री इंक्लाइन का इंक्लिनेशन है। अब उसको ऊपर जाने में आधा समय लगा है और नीचे आने वाले समय के कंपैरिजन में, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर √x/5 है तो x की वैल्यू क्या है, मतलब बेसिकली आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर लेंथ ऑफ इंक्लाइन l है, ऊपर जाने वक्त एक्सेलरेशन अगर a1 है और नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन a2 है, इक्वल टू हाफ a t²। ऊपर जाते वक्त भी लिख सकते हो, नीचे आते वक्त भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर जाते वक्त जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, अब याद रखना ऊपर जाते वक्त अगर ऊपर जा रहा है तो इसको ग्रेविटी भी डिक्सेलेट करना चाहता है और फ्रिक्शन भी डिक्सेलेट करना चाहता है, तो दोनों का इफेक्ट को ऐड कर देंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा प्लस के cos थीटा। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन इतना है, ऊपर जाने वाला टाइम अगर t है, नीचे आते वक्त जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा ग्रेविटी जो है सपोर्ट करेगा मोशन को,
लेकिन फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो ग्रेविटी सपोर्ट कर माइनस यू। और नीचे आने का टाइम डबल है ऊपर आने का टाइम से, तो ऊपर जाने का टाइम अगर टी था तो नीचे आने का टाइम को 2t ले। सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाए, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो म्यूके का वैल्यू यहाँ से आपको मिल रहा है। बीटा क्वेश्चन में दिया था 30 डिग्री, tan 30 मतलब 1/√3, √3/5 है। क्वेश्चन ने बोला था √3/√x/5 है, मतलब x की वैल्यू 3 हो जाए। इस क्वेश्चन में गन और बुलेट को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, ठीक है ना। तो गन और बुलेट जो है इनिशियली रेस्ट पे है, जस्ट आफ्टर फायरिंग बुलेट क्योंकि आगे की तरफ जाएगा तो गन पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो बुलेट का मास यहाँ पे बोल दिया गया 4 ग्राम है, इसका मास है 4 ग्राम, आगे की तरफ निकला है फिर साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। मास ऑफ गन आप मान सकते हो बुलेट निकलने के बाद भी मास ऑफ गन ऑलमोस्ट सेम है। मास ऑफ गन को देखो ना 4 kg और एक बुलेट का मास है 4 ग्राम, तो बहुत ज़्यादा फर्क मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इसको ऑलमोस्ट 4 kg मान सकते। तो 4 kg का गन है और ये पीछे जा रहा है मान लो 20 स्पीड से, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। इसका मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है और इसका मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। 50 इंटू यहाँ पे आ रहा है 0.05 मीटर पर सेकेंड, वैसा रहा 2 ऑप्शन है। और दूसरा चीज़ पूछा गया है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द गन। अरे इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है ना। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या है 0 है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ गन सिर्फ यही हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी 4 इंटू वी मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो क्या हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0.2 हो जाएगा, तो इम्पल्स वाला पार्ट 0.2 और वेलोसिटी 0. यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया गया है, ब्लॉक का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दिया गया है, ठीक है। जहाँ पे ए और बी और ओमेगा कुछ कांस्टेंट्स है। टी इक्वल टू 0 पे ब्लॉक का पोजीशन x0 से दिखाया गया और वेलोसिटी v0 से दिखाया गया है। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं तो c और फाई का वैल्यू क्या है। तो ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो इसको अगर एक्सपैंड करें, cos a माइनस भी होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो इस चीज़ को एक्सपैंड करें तो इतना आया, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो अगर कंपेयर करो आप तो यानी b का वैल्यू c के बराबर, सॉरी cos ओमेगा t वाला टर्म कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कंपेरिजन के बाद, देखो cos ओमेगा t तो यानी c cos फाई जो है b के बराबर, sin ओमेगा t तो sin ओमेगा t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है c sin फाई, तो c sin फाई a के। अगर दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, यहाँ से c का वैल्यू मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। अब आपको बोला गया था t इक्वल टू 0 पे मास का पोजीशन क्या x0 है, तो इस इक्वेशन में अगर t का वैल्यू 0 पुट करें तो t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो b आ जाएगा। तो x एट t इक्वल टू 0 b के बराबर है, यानी x0 एक्चुअली में b के बराबर, और इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b आ जाएगा, यानी x0 b के। वैसे वेलोसिटी आपका वैल्यू दिया गया था t इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी का वैल्यू v0 है, तो अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा है तो यहाँ से वेलोसिटी अगर निकाल लें, इसको डिफरेंशिएट करें अगर वेलोसिटी मिल जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट इतना और b cos ओमेगा t का माइनस b। वेलोसिटी है t इक्वल टू 0, आपको v0 दिया हुआ है, तो t का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो a ओमेगा हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये आपको v0 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a का वैल्यू v0 बाय ओमेगा तो a का वैल्यू v0 बाय ओमेगा पुट करो, और b का वैल्यू हमारा कितना आया था, b का वैल्यू आपका x0 आया था, b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग को अगर cos फाई या sin फाई निकालना है, कहीं से भी निकाल लो, जैसे इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करो तो आपको b बाय ए इक्वल टू b बाय ए हो जाएगा cot 1/tan फाई हो गया a बाय बी, ए का बदली v0 बाय ओमेगा लिख दो और b का बदली x0, v0 बाय tan फाई इतना आ गया तो फाई tan इनवर्स इतना हो जाएगा, तो किससे मैच कर रहा है v0 बाय x0 ओमेगा, और ये ऑप्शन फोर्थ केस। हाँ, फर्स्ट केस में एक बॉल आया यू से टकराया और वापस यू से रिबाउंड हो गया, सेकंड केस में बॉल यू के स्पीड से आया यू से रिबाउंड हुआ लेकिन किसी एंगल पे, तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, दोनों केस में क्या होगा। तो इस केस में एम यू से आया और एम यू से चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mu, है ना। दिस माइनस दिस करेंगे तो 2mu, उसका मैग्नीट्यूड इतना है। फर्स्ट केस में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इतना है, सेकेंड केस में एम यू से आया और एम यू से ऐसा चला गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसा आएगा, फाइनल मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसा आएगा। तो वर्टिकल वाला पार्ट दोनों केस में 45 डिग्री है, तो sin 45 या cos 45 जो बोलने बोलो, sin 45 तो ये तो मैच कर रहा है। तो मोमेंटम का चेंज निकालेंगे तो वर्टिकल वाला पार्ट तो का डिफरेंस 0 है, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट में ये हो जाएगा mu cos 45 और ये भी हो जाएगा mu cos 45 इन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे
तो 2 mu cos 45। दोनों केस का अगर रेशियो निकाले, दिस बाय दिस निकाले, तो आपका 2 mu डिवाइडेड बाय 2 mu cos 45 क्या हो जाएगा, √2/1। फोर्स का एक्सप्रेशन दे दिया है, मास दे दिया है, बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर टाइम की क्या होगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर। हो जाएगा फोर्स बाय मास, तो दिस बाय 5 करेंगे तो 8I और 2J। कितने टाइम के बाद पूछा गया, 10 सेकंड के बाद पूछा गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100/250 100J, तो इतना आया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट आया है, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्वेश्चन में इनको डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहिए था, या बोल देना चाहिए था कि इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे, ठीक है, इनिशियली ओरिजिन पे है, तो यही आपका फाइनल पोजीशन हो जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 400I + 100